एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लाल किला के प्राचीर से जो उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, क्या ये 2014 की महज तैयारी की प्रयास किए जा रहे थे या लोगों में वो भरोसा जगा रहे थे? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र धर्मानी जी जुड़े हैं। धर्मानी जी, आज का जो भाषण है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो आपने अभी बात कही, लगभग उसी नज़रिए से मैं इसको देखता हूं। और जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो पूरी तरह से अगर आप देखें तो उस पर अभी मैं सुन रहा था बाहर बैठा हुआ चर्चा, टमटा जी भी बता रहे थे कुछ और कुछ उपेंद्र भाई बता रहे थे, पर लगता है कि कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ को लेकर आज चर्चा हो रही है कि उनके भाषण के तुरंत बाद जितने भी चैनल थे उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी भाषण दिखाया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो बार बार बात आ रही है कि इस बार UPA 2 का ये प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है उसका ये अंतिम भाषण है, उसमें कहीं ना कहीं उनके भाषण में ये सब चीज़ें झलक रही थी। जिस प्रकार वो अपना पूरे 5 साल का विवरण देने में जुटे हुए थे, क्योंकि जिस प्रकार विश्वविद्यालयों की उन्होंने चर्चा की, जिस प्रकार उन्होंने शिक्षा को लेकर आगे बढ़ने की बात कही, मुझे लगता है कि कल जिस प्रकार राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे देश में जो बिना एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के हम अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते। कल राष्ट्रपति ये बोल रहे हैं, आज वो विश्वविद्यालयों की गणना कर रहे हैं, IITs की गणना कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषण में भी विरोधाभास सा झलका। राष्ट्रपति ये बताना चाह रहे हैं कि हमें कहाँ पर पहुँचना है और अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं, अभी बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी जिस प्रकार लेखा जोखा 5 वर्ष का देने में जुटे हुए थे। और उन्होंने वास्तव में ये सच्चाई है कि ये इस देश का दुर्भाग्य कहें कि जब भी कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री आता है तो वो कहीं ना कहीं अपने ही जो सर्वमान्य नेता हैं दूसरे दलों के अंदर भी उनकी उपेक्षा भूल जाता है, उनकी पूरी तरह से उपेक्षा करता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की उल्लेख ना करना, सरदार पटेल का उल्लेख ना करना, मोरारजी भाई का उल्लेख ना करना, वो सारे प्रधानमंत्री इन्हीं के दल के थे। कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर उन्होंने भी भाग लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने के बाद जिस प्रकार नरसिम्हा राव जी ने जिस प्रकार एक पूरी तरह से आर्थिक जो हमारा एक ढांचा चल रहा था उसमें उदारवाद की तरफ लेकर गए, उनका उल्लेख नहीं करना, ये सब उनका तो उल्लेख किया है। नहीं, नरसिम्हा राव जी का उल्लेख जिस प्रकार आप भी जानते हैं, आपने भी सुना है भाषण, उस प्रकार का उल्लेख, ये तो पहली बार शायद सबसे बड़ी बात, अगर इस पूरे भाषण में अगर कोई एक तथ्य की तरफ सबका ध्यान गया तो वो वही था कि पहली बार लाल किला के प्राचीर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव को क्रेडिट दिया। जिस प्रकार उन्होंने नाम लिया, उनकी मजबूरी इसलिए थी क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो वित्त मंत्री थे। उन्होंने जिस प्रकार पासिंग रेफरेंस में उनका उल्लेख किया, आप भी जानते हैं कि किस प्रकार जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं कि इस, और दूसरी तरफ अगर आज जिससे कंपेयर किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में गुजरात के हर मुख्यमंत्री को गुजरात के निर्माण का हिस्सा दिया है, उन्होंने उसका श्रेय दिया है। उन्होंने ये एक कल्पना जो है, गुजरात वाले पे आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में मुझे लगता है प्रधानमंत्री का भाषण कहीं ना कहीं जो कल राष्ट्रपति का भाषण था उसमें उसकी सफाई के रूप में देखा जा सकता है। जो जो चीजों का उल्लेख उन्होंने किया अपने भाषण में, जिन जिन कमियों का उल्लेख किया, उन कमियों को ढांकने के लिए, जैसे मैंने अभी शिक्षा का आपको बहुत बड़ा उदाहरण दिया, इसी प्रकार उन्होंने जिस प्रकार संसद की बात कही, संसद किस प्रकार चलनी चाहिए, राष्ट्रपति ने जो पीड़ा व्यक्त की उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सफाई देने का प्रयास, मैं उसको इस रूप में देखता हूं। चलिए, लेकिन जो बड़ा सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जब खास करके 15 अगस्त को जब आपको संबोधित करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो आप में भरोसा पैदा करेंगे कि आप देश के निर्माण में लगातार निर्माण जारी है और आप उसके हक, आपकी हिस्सेदारी उसमें है और आप उसके हकदार हैं और आपको एक भरोसा होता है कि नहीं, हमारी दिशा भी सही है, हमारी दशा भी सही है और हमें इस बात पर यकीन है, भरोसा है।
अवधेश जी, क्या आप प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस भाषण को उस भरोसा पैदा करने वाले भाषण की तरह आप देखते हैं? मैं तो पहले हम लोगों के मित्र और सांसद और पुराने एक्टिविस्ट प्रदीप टमटा जी का जो मोहब्बत देखा हूँ प्रधानमंत्री को लेकर के, तो भारत में मोहब्बत की अनेक कथाएं हैं, तो मुझे लैला मजनू का भी मोहब्बत मात देता है इनका लगाव देख करके। ये स्वयं मैं भी उत्तराखंड में नदी बचाओ और बाकी चीज़ों में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इन लोगों ने कई लड़ाई लड़े हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब बोल रहे थे प्रधान। देखिए, इसको कई बिंदु हैं इसमें दिलीप जी। पहले यह समझने की जरूरत है कि लाल किला के प्राचीर से भाषण देने का अधिकारी कौन है। मनमोहन सिंह अब भारत में 10 भाषण देने का रिकॉर्ड इन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर बना लिया, लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको जनता ने निर्वाचित नहीं किया है। तो पहला प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि जिस लोकतंत्र की आप दुहाई दे रहे हैं, जिस जनता के निर्वाचन से शासन चलाने की दुहाई दे रहे हैं, जिस निर्वाचन आयोग की दुहाई दे रहे हैं, अगर उस लोकतंत्र ने 67 साल में इस दुर्दशा को प्राप्त किया है कि हमारे लाल किला पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जो जनता का प्रतिनिधि है ही नहीं, जिसको कि एक पार्टी के नेतृत्व ने उठा करके बैठा दिया है। मेरा कहना है दिलीप जी कि हमारा संविधान कहीं नहीं कहता है कि लाल किला के प्राचीन से प्रधानमंत्री ही भाषण देगा। वो एक परंपरा है, वो एक देश के नेता को भाषण देना है, और देश की जनता ने बहुमत सोनिया गांधी के नेतृत्व में दिया था 2004 में, उसी में विश्वास व्यक्त किया। इसलिए सही यही होता कि देश की लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री की जगह सोनिया गांधी को भाषण देना चाहिए था। उसमें विश्वसनीयता जो आप कह रहे हैं, वो जो कुछ भी बोलती, चूंकि निर्णय की अथॉरिटी वहां है, उससे देश जो है लगता कि चलो ये बोल रही है तो करेंगी। ये तो जैसे नरेंद्र मोदी के शब्द का मैं प्रयोग नहीं करता हूं, नाइट वॉचमैन प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द हो जाएगा, लेकिन एक तो ऐसा व्यक्ति को बैठा दिया गया है जो कि केवल उन्हीं के बारे में बात किया। एक दूसरा, प्रदीप जी कह रहे थे कि एक सेक्टेरियन जो पॉलिटिक्स की स्थिति है, ये बातें हम लोग 1980 के दशक से सुन रहे हैं। भारत की राजनीति में एक ऐसा पाखंड हो गया है कि जो भाजपा आरएसएस करे वो सांप्रदायिक और सेक्टेरियन, जो कांग्रेस करे और बाकी उस समय भाजपा के विरुद्ध जो कांग्रेस के साथ है या दूसरा, वो बिल्कुल एक सेकुलर, वो सर्वसमावेशी। इस घटाटोप से देश अब बाहर आ चुका है, भाजपा को केंद्र की सत्ता तक पहुंचा चुका है, और इस समय नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में चरम पर है, भले वो जितनी सीटें लाए। तो ये इन्हीं सब बीमारी से है। मैं पूछता हूं दिलीप जी आपसे भी, क्या एक परिवार का बखान करने से ज्यादा सेक्टेरियन सोच कुछ हो सकता है? क्या पूरे भारत के विकास की एक पार्टी के सिर पर सेहरा बांधने से ज्यादा सेक्टेरियन सोच कुछ हो सकता है? मैं यहां यही कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री भी जब भाषण दे रहे थे तो कल की नरेंद्र मोदी की चुनौती, और जो नरेंद्र मोदी पूरे भारत को कांग्रेस से मुक्त करने की बात जो मुख्यमंत्री कर रहा है, उसका एक भय का मनोविज्ञान उन पर हावी था। अब मैं आ रहा हूं चौथी बात पर। उनका भाषण आप ध्यान देंगे तो उन्होंने कैनवास जरूर लिया था कि हर 10 वर्ष में परिवर्तन होता है, लेकिन उनका मुख्य ध्येय यह साबित करना था कि एक दशक जो यूपीए का शासन कर रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि इतनी आर्थिक समृद्धि पहले कभी नहीं हुई भारत में। यह बिल्कुल तथ्यों की दृष्टि से भी यह गलत है, क्योंकि जब इनको, भले बीजेपी की सरकार ने क्या किया है, लेकिन जब इनको सौंपा गया उस समय देश का विकास दर जो जिसके विद्वान है 8.6% था, और उपेंद्र जी अर्थशास्त्र के विद्वान है, इस समय 5% भी विकास दर होने की संभावना हमारी नहीं है। हमारे देश का खजाना खाली हो चुका है, 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन के कर्ज पर देश चल रहा है हमारा। इस समय व्यापार घाटा रिकॉर्ड पार कर गया है, 9 लाख करोड़ रुपया से ऊपर जाने की स्थिति में है। हमारे राजकोष जो है खत्म हो गया है, छटपटाहट है, 1991 की हालत में पहुंच रहा है। इसलिए जो वो कह रहे थे वो तथ्यों के अनुसार भी गलत है। और सबसे बड़ी बात में, जैसे आप भरोसा कह रहे हैं, आज तो दिलीप जी जैसे वो पंडित नरेंद्र शर्मा ने कहा है ना कि कुछ ऐसी तान सुनाओ कवि की उथल पुथल मच जाए, उस भाव से चीजें आनी चाहिए थी। और एक मैं और सुनाऊंगा, 15 अगस्त को गिरिजा प्रसाद कुमार माथुर ने एक कविता लिखी थी, हम सब लोगों पर वो लागू होती है, हमने भी किया है। उनने कहा, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना।
प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, आजादी जो है प्रथम चरण है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठाई पहली रत्न हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांबली कोर, दुख की अभी जो सांबली कोर है वो मिट नहीं पाई है, ले युग की पतवार बने अंबुधि समान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। तो देश का एक एक आदमी को जो पहरुआ बन के खड़ा था और उस दुख के सांबली कोर को खत्म करना था। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको अभी भूख भी मिटाना है, हमको गरीबी भी, हमको अशिक्षा से मुक्त, हमको बीमारी से मुक्त भारत बनाना है। तो 67 साल में अगर कांग्रेस ने ही सब कुछ किया तो क्या किया है? प्रदीप जी, लंबा देखिए सीधी बात की मैं पहले धर्मानी जी की बात पर आना चाहूँ। बेसिक ये तो लच्छेदार भाषण है, ये बिल्कुल भाजपा और आरएसएस का एक मेन जो विचार को पीछे हटा और लक्ष्य में मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं धर्मानी उनकी बात से शुरुआत करना चाहूँ। कल राष्ट्रपति जी जिन्हें भाषण जो दिया है और जो आज प्रधानमंत्री है, उनको उसमें विरोधाभास लग रहा था, मुझे उसमें कहीं विरोधाभास है। देखिए दोनों की भूमिका अलग है। राष्ट्रपति जी हमारे परिवार के मुखिया है, देश के मुखिया है, उनका लक्ष्य है हमको लक्ष्य की ओर इशारा करना, उन चुनौतियों की ओर उन्होंने अपनी पूरी कर्तव्य के साथ इस पूरे देश के सामने तमाम उन्होंने देश की प्रगति, देश की विकास, सबके लक्ष्य में अभी हमको कहाँ जाना उस लक्ष्य की ओर इशारा किया है। और प्रधानमंत्री का दायित्व है कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करना, क्योंकि सरकार के मुखिया तो प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए उनको उन लक्ष्य तक प्राप्त करने किन किन साधनों का वो प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या साधन उनके पास है, उनकी ओर उन्होंने आज अपने स्पीच में पूरी तरह से इशारा किया। इसलिए मैं उन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं देखना चाहता हूँ। देखिए आज सबसे बड़ी चीज़ है, आज इस पीवी नरसिम्हा राव जी जब 90 में हमारे देश में नई आर्थिक युग की शुरुआत हुई, तमाम लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियों का सब ने उसको एकदम रिजेक्ट जैसे किया कि भारत कहाँ जा रहा, अपने पब्लिक सेक्टर को लेफ्ट के लोगों की अपनी आलोचना थी, दूसरे लोगों की आलोचना थी। और मैं समझता हूँ कि आज इस 20 सालों में 5 साल हमारी सरकारें नहीं रही, दूसरी सरकारें, किसी ने भी उस आर्थिक जो परिवर्तन की दिशा को चुनौती नहीं दी, उस सिद्धांत को कहीं थोड़ा बहुत लक्ष्य में कहा होगा, लेकिन उस आधार को बना रहेगा। आज दुनिया के पैमाने में ग्रोथ के पैमाने देखें, आज पूरी दुनिया में आर्थिक संकट के दौर में, यूरोप और अमेरिका में तो कह रहे हैं वहाँ तो जो रोजगार है जीरो ग्रोथ है, वहाँ पर एकदम रोजगार का संकट है। और हमारे वहाँ आज दुनिया ने भी कहा है, अमर्त्य सेन जी दुनिया के अर्थशास्त्री है, उन्होंने भी कहा है, और जगदीश भगवती जी ने भी कहा है कि ग्रोथ में हम आगे बढ़े हैं। पिछले 9 सालों में 7.5% की ग्रोथ में हम बढ़े। इस साल जरूर हमारी जो आर्थिक विकास की दर है वो कम पीछ रही है। क्या सिर्फ हमारी पीछ रही है, अन्य की आगे बढ़ गई? दुनिया के पैमाने में देख, जब दुनिया आर्थिक संकट के दौर में है, हम उस मुकाम में खा खड़े हैं, उसमें भी हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में 30 देशों में हमसे ज़्यादा सिर्फ चाइना है या इंडोनेशिया है जिनकी विकास की दर आगे बढ़ रही है। तो तमाम संकटों के बावजूद भी हमने अपनी अर्थव्यवस्था की इस दर को बनाए हुए रखा है, और मैं समझता हूँ हम आने वाले श्रेय में आगे बढ़े। जो चुनौतियाँ हैं, क्या गरीबी नहीं है? क्या प्रधानमंत्री ने अस्वीकार कर दिया? क्या हमारे अन्य जो कल तक फूड सुरक्षा बिल को उसके माखौल उड़ाते वो पूछे, क्या उन्होंने अपने अपने राज्यों में इस फूड सिक्योरिटी बिल को लाने की कोशिश नहीं किया? क्या तमिलनाडु देखे, क्या छत्तीसगढ़ देखे? क्या पहली बार रोजगार के समय जब हमने इस देश की यूपी के साल में पहली बार इस देश के लोगों को एज ए पर्सन बहुत से लीगल राइट्स देने की कोशिश की? क्या एनडीए कि उसके साथ में कौन सी रीड दी गई? चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, सूचना अधिकार कानून। आज इस देश में करप्शन के खिलाफ बातें हो रही है, लेकिन सूचना अधिकार कानून ही ऐसा कानून था जिसने करप्शन के खिलाफ की लड़ाई को सबसे ज्यादा मजबूत दिया, और उसको आगे बढ़ाने के हम लोकपाल तक लेके आ रहे हैं। भोजन अधिकार का कानून एक नया महत्वपूर्ण चुनौती है। हो सकता है आपके संदर्भ में उसमें कुछ कमियां हैं, अरे जब कमियां होंगी बिल आएगा, आपकी बारी आएगी, आप उसको और स्ट्रेंथन कीजिए। लेकिन वो जो सैद्धांतिक पहलू है
ये कांग्रेस का ही कैडर था। इस देश पे दो भी प्रोग्रेसिव, भारत को देखने का जो सबको साथ न्याय दिखाने का जो चश्मा था, जो सिद्धांत था, जो गांधी जी, नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर नेहरू ने दिखा था, उसी सिद्धांतों पर भारत आगे बढ़ रहा है। और वो चीज़ें प्रधानमंत्री के भाषण में अलग करोगे। इंफॉर्मेशन के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राजीव गांधी जी ने उस क्षेत्र में सबने मजाक की कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आज क्या बेरोजगारी बढ़ी? आज दुनिया के पैमाने यहाँ पर हजारों किस्म के रोजगार पैदा हुए। आज हमारे देश जो कल तक यूरोप जाता था, अमेरिका का जाता, आज हमारे देश रोजगार के लिए अमेरिका के, यूरोप के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्या आपने भूल के बाराक ओबामा को कि जब मैं भारत गया तो मैंने अमेरिका के 50,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए? तो ये देखिए, एक समय था हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी प्रगति बढ़ी है। ये जरूर है तो कि शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बात कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति जी ने ये सारा जरूर किया कि इस समय हमारे पे जो वर्ल्ड क्लास, एक समय भारतवर्ष दुनिया में वर्ल्ड क्लास नालंदा उनका उदाहरण दिया, हमारे पास जो अपने टेक्निकल चाहे IIT से IIM है, हम उसमें हमारी नहीं है, लेकिन आज उसकी ओर हमने एक कोशिश की है। इन पिछले 10 सालों के अंदर नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, IITs की संख्या बढ़ी, IIM की संख्या बढ़ी। आखिर ये कांग्रेस को क्यों आई? ये मनमोहन सिंह जी को क्यों आए? एनडीए की 4-5 साल का सरकार एनडीए को भी मिला। वो बताए कि उस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, यूपी और एनडीए की। देखिए, प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के मुखिया नहीं होते, सरकार के मुखिया होते हैं। जब प्रधानमंत्री होते हैं तो आने वाले समय में देश के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ क्या काम, क्या लक्ष्य हासिल करने जा रहे हैं, क्या एजेंडा, उस एजेंडे को तो रखेंगे ही तो रखेंगे। देखिए टमटा जी, जो आपने बात कही, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस बात को स्वीकार करेंगे। आपने जो बात कही कि वो एक प्रधानमंत्री थे, देश के नेता के रूप में वो बोल रहे थे, जैसे अवधेश जी ने कहा। मुझे लगता है जो नेता के रूप में एक सबको साथ लेकर पूरी की पूरी बात करने की जो बात उनको करनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं नहीं झलकी। उनके भाषण में आप इस बात को, जैसे आप खुद ही मान रहे हैं कि राष्ट्रपति इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी बात का अपना एक वजन है, और उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया, हालांकि वो भी सरकार में रहे, लेकिन उन्होंने जिन बातों का उल्लेख करते हुए पीड़ा व्यक्त की कि हमें कहां पहुंचना था। और आप ये देखिए ना कि आज 67 साल हो गए हमें आजाद हुए, लेकिन उसके बाद भी अगर वही चिंताएं जो 47 में व्यक्त की गई थी वो भी आज ही वैसे की वैसे व्यक्त की जाएं, तो आखिर कहां पहुंचे। और ये जो आप कंपेयर कर रहे हैं राजनेता के रूप में, आपके लिए ये जरूरी हो सकता है कि एनडीए और यूपीए को आप कंपेयर करें, लेकिन अगर उस डिबेट में जाएंगे तो मुझे लगता है जो आज का इशू है उससे हम भटकेंगे कहीं ना कहीं। अगर आप पूरा उस भाषण को सुने तो उन्होंने कहीं पर भी जो आरटीआई को लेकर देश की जनता के मानस में एक भ्रांति है, दलों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमपीज को लेकर दिए गए निर्णय में जो लोगों के जनमानस में एक भ्रांति है, उसका कहीं उल्लेख नहीं किया कि ये हम क्यों करने जा रहे हैं। महंगाई नंबर 2, सीमाओं की जो सुरक्षा की बात है, वहां पर क्या चल रहा है उसको लेकर उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। मूल्य जो हमारा जो करेंसी है रुपया, उसका जो अवमूल्यन हो रहा है वो आपके सामने है। आपके सामने है जो हमारा, जो आपने ग्रोथ की बात की, क्योंकि वो अर्थशास्त्री हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं, आप ये कह रहे हैं में ना जाते हुए आपको मालूम है तमाम जो चुनौतियां हैं उसकी उन्होंने उसको चिन्हित नहीं किया, उसका रोड मैप किस तरह से उनसे तो ये डील करेंगे तमाम चीजें। और जो नहीं दिलीप जी, एक बात, दो महत्वपूर्ण जो शिक्षा की बात ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से विश्वविद्यालय होंगे, बहुत से इंस्टीट्यूशन होंगे, पर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। दोनों क्या हम वर्ल्ड क्लास कोई इनमें से जनरेट कर पाए? धर्मानी जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। दो तीन महत्वपूर्ण बातें, चाहे प्रदीप जी बोल रहे हैं, अवधेश जी कह रहे हैं, धर्मानी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक तो कहीं वो उपलब्धियों के गिनाने में बाकी जो महत्वपूर्ण विषय थे, जो चुनौतियां थी देश के सामने, उस पर वो कम ध्यान दे पाए, उनको वो चिन्हित नहीं कर पाए, या उनके पास शायद, जैसे अगर वो महंगाई के बारे में कल बोलते, आज बोलते, तो वो पूछते कि महंगाई के बारे में तो आप लगातार बोलते आ रहे हैं। फिर अगर वो सीमा सुरक्षा के बारे में बोलते ये तो आप लगातार बोलते आ रहे हैं। जैसा आज एक नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि जो बात आप कह रहे हैं वो तो नेहरू जी अपने भाषण में, पहले भाषण में कह चुके थे, आज उसी भाषण में आप भी वही कह रहे हैं, तो आपने 60 साल में क्या किया। तो सवाल है कि
जो प्रोसेस है, जो देश आगे जा रहा है, उसकी प्रक्रिया वो धीरे धीरे वो एक रात में बदलने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन जो बड़ा सवाल जो अवधेश जी कह रहे हैं, जो धर्मानी जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो वो आगे की जो चुनौतियां हैं, जो बड़ी चुनौतियां हैं देश के सामने इस वक्त, उसको उन्होंने दरकिनार किया? वो तो है, जो ज्वलन समस्या हमारे सामने है जी, चीन की तरफ से समस्या आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से समस्या आ रही है। नक्सलवाद को तो उन्होंने लोकतंत्र के लिए चुनौती कहा, समस्या कहा कि चुनौती है। क्या भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है? हमें लगता है कि आज अगर हमारे लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है तो वह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा देने के कारण पूरे सीबीआई, इवन जुडिशरी पर लोग उंगली उठा रहे हैं कि भाई कोई फैसला आता है तो उस निगाह से देखा जाता है कहीं कुछ इस तरह का फैसला कैसे आ गया। तो ये जो लोकतंत्र के सामने आज की सबसे बड़ी समस्या है वो भ्रष्टाचार है। महंगाई भी भ्रष्टाचार के कारण ही है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो महंगाई भी बहुत नियंत्रण में आ जाए। भ्रष्टाचार के कारण आप एक अर्थव्यवस्था का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। अभी जो से कि शुरुआती तो कुछ साल अच्छे रहे, अभी इसका जो पहला 5 साल था यूपीए सरकार का, उसमें विकास दर बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद से समस्या आनी शुरू हो गई है। तो ये समस्या जो आ रही है इसको प्रधानमंत्री जी पहचान रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, कि आर्थिक सुधार कार्यक्रमों और नई आर्थिक नीतियों के कारण भ्रष्टाचार आया। इसको हम लोग भी बोलते रहे और प्रधानमंत्री के मुंह से ये सुनना बहुत अच्छा लगा था कि चलो कम से कम वो ये स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं तो कुछ रेक्टिफिकेशन होना चाहिए कि भाई कैसे हम नई आर्थिक नीतियों को भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसने से हम रोकें। अगर वैसा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए पूरा जो इनका फोकस क्या था, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अगर आज का भाषण देखे तो फोकस कहाँ था? हमें लगा कि इनका रूटीन भाषण है, जैसे कि ये 14 को लेके भी इसमें कुछ भाषण करना है, अब संबोधित करना है। एक परंपरा आ रही है कि प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, तो प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन करना है, तो ये आपने एक परंपरा को आगे बढ़ाया। उसमें रूटीन भाषण कहेंगे कि ये जो भाषण है जो एक रूटीन भाषण है प्रधानमंत्री का दिया हुआ, और ऐसी कोई बात नहीं जहां तक आलोचना इसमें वो उम्मीद और भरोसा नहीं बढ़ा पाए लोगों का, या खुद तो ये उम्मीद व्यक्त किया, लेकिन जो निराशाजनक स्थिति फैली हुई है लोगों के बीच में, तो जो निराश लोग हो रहे हैं उसमें आशावाद का संचालन करना चाहिए। उनका उत्साह, जो हमारे जो डिमोरलाइज्ड लोग हैं उनका मोराल बढ़ाना, जो हौसला पस्ती के दौर से देश गुजर रहा है तो उसको हौसला बुलंदी करना, कैसे उसके हौसले को हम बुलंद करें, ये प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार का ही मुखिया नहीं है, वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री है, सिर्फ सरकार का नहीं, और पूरे लीडर आप ही है, लीडर ऑफ द कंट्री। तो राष्ट्रपति खैर सबसे बड़ा पद है, वो रिप्रेजेंट करते हैं देश को, राष्ट्र को करते हैं, लेकिन ये भी राष्ट्र को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखना चाहिए कि जो राष्ट्र के सामने जो समस्या आ गई है, जिसके कारण लोग हौसला पस्ती का शिकार हो गए, तो उनके हौसले को हम कैसे फिर पटरी पर लाएं, कैसे उनमें एक नया आशावाद पैदा करें। तो ऐसा करने के लिए जो इनको करना चाहिए था वो ऐसा नहीं है। कुछ अंश आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाषण का। 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत ने अपने पहले कदम रखे। 1960 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नए नए उद्योग और कारखाने लगवाए, नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की और नए विश्वविद्यालय खोले। राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर देकर उन्होंने इस प्राचीन देश को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया। 1970 के दशक में इंदिरा जी ने हमारे राष्ट्र का आत्मविश्वास बढ़ाया। इस दौरान हमने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह छोड़ा। हरित क्रांति ने पहली बार हमें अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्रदान की। राजीव गांधी जी ने अगले दशक में तकनीकी और आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी प्रगति की नींव रखी गई।
पंचायती राज संस्थाओं के महत्व पर जोर दिया गया, जिसकी वजह से आगे चलकर इन संस्थाओं को मजबूत और अधिकार संपन्न बनाने के लिए हमारे संविधान में संशोधन हुआ। 1991 में हमने श्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना बखूबी किया और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सुधारों को अपनाया। उस समय इन सुधारों का कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया, लेकिन ये सुधार राष्ट्र हित में थे और इसीलिए बाद में आने वाली सभी सरकारों ने उनको जारी रखा। मई 2004 में पहली यूपीए सरकार सत्ता में आई थी। तब से लेकर आज तक हमने एक प्रगतिशील और आधुनिक भारत बनाने के लिए लगन और ईमानदारी से काम किया है। हमने फूड सिक्योरिटी कानून बनाने की दिशा में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। फूड सिक्योरिटी बिल अब संसद के सामने है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पास हो जाएगा। इस कानून का फ़ायदा हमारे गांव की 75% और शहरों की आधी आबादी को पहुंचेगा। इसके तहत 81 करोड़ भारतीयों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूँ और 1 रुपया प्रति किलो मोटा अनाज मिल पाएगा। ये दुनिया भर में इस तरह का सबसे बड़ा प्रयास है। साल 2011-12 में हमारी अनाज पैदावार 25.9 करोड़ टन रही, जो एक रिकॉर्ड है। तमाम तरह की उपलब्धियों को गिना रहे थे और जो फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। अवधेश जी, आपसे फिर आपके पास आते हैं। अगर पूरे तरह से देखें, प्रधानमंत्री के भाषण को देखें, अगर निचोड़ निकालें, कंक्लूड करेंगे, इस भाषण के बारे में आप क्या कहेंगे कम शब्दों में? कम शब्दों में इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ उनकी प्रकृति है, उनका चरित्र है, जो उनकी सोच समझ है, उन्होंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की है देश को समझाने की। लेकिन चूंकि एक नेता नहीं है, उनसे अंत में आकर के सारी गलती हो गई है कि जब वो ये कहते हैं कि हमने 10 सालों में इतनी प्रगति की है, लेकिन जब बताते हैं कि हमको गरीबी, भूखमरी और ये फलाना चिलाना सारा खत्म करना है, तो ये प्रश्न उठता है। हालांकि फिर टमटा जी कहेंगे ये तो भाजपा और संघ की तरह का भाषण है, एक पत्रकार को तो ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, तो मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन हम इसमें से दूसरी बात मैं वो कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये संपर्क सरकार का दुर्भाग्य देखिए ना, प्रधानमंत्री किस हालत में बोल रहे थे। 1-2 महीने भी ये सरकार, प्रधानमंत्री स्थिर रूप से काम ही नहीं कर पाते हैं। पहले और उनके समर्थक जो सहयोगी दल होते थे, पहले 12 पार्टियां थी, 9 अंदर, 3 बाहर से समर्थन दे रहे थे, तो पहले उनका दबाव प्रधानमंत्री पर होता था। उसके बाद हर कुछ दिनों पर एक भ्रष्टाचार का मामला आने लगा। अब आप देख रहे हैं कि एक एक चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट सामने आ रही है, धक्का दे रही है। तो आखिर एक तरफ आर्थिक संकट, एक तरफ न्यायालय, दूसरी तरफ अपनी सहयोगी पार्टियां, तीसरी तरफ जो है भ्रष्टाचार से आखिर 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है इसमें भ्रष्टाचार के आरोप में। प्रधानमंत्री ने एक को भी बर्खास्त नहीं किया है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार का नाम क्यों नहीं लिया? तो ये इतने दबाव में, और इस समय नरेंद्र मोदी का एक तूफान है सामने में। नरेंद्र मोदी का एक जवाब उन्होंने दिया है। सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी हमला करते हैं स्किल डेवलपमेंट पर कि युवाओं के लिए। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हमने तो एक अथॉरिटी बना दी है और वो शीघ्र काम कर रहा है, 12 लाख हम देंगे। तो ये नरेंद्र मोदी, न्यायालय, गठबंधन, भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, ये सारे इतने मानसिक रूप से उनके दबाव में थे कि वो बेचारे जो है देश को जो कुछ कहना चाहिए वो कह नहीं पाए। बहुत कम शब्दों में जी, मैंने तो जैसे कुल मिलाकर के नहीं, कुल मिलाकर देखिए, ये मुझे लगता है कि दिशाहीन भाषण था। अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए उन्होंने इस मंच का उपयोग किया। आने वाले चुनाव को लेकर अपने 5 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता और देश के सामने प्रस्तुत किया। उपेंद्र जी,
इसमें एक बात इन्होंने छोड़ दी, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान भारत की ओर आंखें तरेर रहा है और सबका नाम लिया तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया जाना चाहिए था, लेकिन हमें लगता, पहले तो लगा था कि शायद चूक कर गए हैं, लेकिन अगर लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते तो अभी का जो भारत पाकिस्तान संबंध है, तो ये जो भारत पाकिस्तान संबंध महत्वपूर्ण यही है कि जय जवान जय किसान का जिसने नारा दिया उसी को वो बात जी, तो वो जो है ये जो छोड़ा गया है, तो इसका मतलब है कि जो भारत पाकिस्तान के साथ जो संबंध है इस पर ये इनका सरकार का रुख बहुत नर्म है। जो रुख संसद में दिखाया गया जो भी, वो भी सरकार का नहीं है। सरकार का पता चलता है कि आप कैसा सोच रहे हैं। चलिए प्रदीप जी, कुल मिलाकर के अगर इस भाषण को आप देश के लोगों के नज़रिए से देखें, कांग्रेस पार्टी के सांसद के नज़रिए से नहीं तो कैसे देखेंगे? मैं देश की नज़र के से ये देख रहा हूँ, देश की नज़र से जिस तरह के आज के हालात हैं, प्रधानमंत्री ने उसी नज़र से सरकार के लक्ष्य को और देश के प्रधानमंत्री को, देश के लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया है। विदेश नीति के भी साल में साफ उन्होंने कहा है कि हमने दुनिया के देशों से हमारे संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। हमने जो ईस्ट की ओर लुक किया था उसका बेहतरीन परिणाम निकला है। पाकिस्तान की ओर भी उन्होंने साफ किया कि हम बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन बेहतर संबंधों के लिए पाकिस्तान को अपनी धरती से हमारे देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहा है उसको रोकना होगा, नहीं तो संबंधों में बुनियादी परिवर्तन संभव नहीं है। और उन्होंने उन लक्ष्यों को भी किया है कि आने वाले समय में किसानों के लक्ष्यों को, नौजवानों के लक्ष्यों को, समाज के कमज़ोर वर्गों के लक्ष्यों को जहाँ भी है उन सब की उन्होंने इशारा करके हमको कहाँ जाना है, इस देश को कहाँ जाना है, उसकी ओर एक साफ नज़रिया था और एक भारत बनाना है जहां जस्टिस हो, सबके साथ हो, सबको भरोसा हो हम इस देश के निवासी हैं, उसकी ओर उनका साफ और स्पष्ट समझता हूं। और इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का भाषण आज के हाल में बहुत ही उचित और सारगर्भित भाषण था। बहुत ही उचित भाषण था, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस भाषण के ऊपर जो भाषण दिया उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, उस पर चर्चा अलग से करेंगे।